आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था सामूहिक उत्तरदायित्व, जो मंत्री परिषद होती है उसका सामूहिक जो उत्तरदायित्व था वो हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि उसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का एक बेस माना जाता है। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं और उसका जो मंत्री परिषद होती है उसका अगर सामूहिक उत्तरदायित्व उसके प्रति नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर माना जाता है। कि जो मिनिस्टर्स हैं या मंत्री हैं, जो मंत्रालय हैं, जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, वो संसद की बात ही नहीं मान रहे हैं अगर सामूहिक उत्तरदायित्व कहीं पर भी वीक दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है। कारण क्या है? संसद की बात या लोकसभा की बात माननी इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जो लोग आकर बैठते हैं वो जनता की आवाज होते हैं, यानी कि जनता उन्हें चुनकर डायरेक्ट भेजती है। जब डायरेक्ट जनता चुनकर भेजती है तो जनता के सामने एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहां पर जवाब दे, अपने कार्यों को लेकर उत्तरदायित्व वहां पे रखे, शामिल हो, वहां पर जवाब दे कि जाकर हमने ये काम किया है। तो जब आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो छवि होती है वो एक तरीके से पवित्र भी होती है और क्लियर भी होती है। तो आर्टिकल 75, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और रात तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सांस भी आने में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करने की मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिए, आवाज़ थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। आर्टिकल 75 में आप जानते हो कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को भी वर्णन वहां पर किया गया है। लास्ट में हमने यही देखा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व भी एक जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है, एक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत माना गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब है एक तरीके से उसके रहमो करम पर वो पद पर बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि मंत्री जो होता है वो जब तक लोकसभा में उनका दल का जो है बहुमत होगा तब तक ही मंत्री बना रहेगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले भी हटा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वो हटा ही नहीं सकता है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसे उसके समय से पहले भी हटा सकता है। जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो तब भी उसे हटाया जा सकता है। लेकिन ये कब करेगा? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा हटाया जा सकता है, यानी कि होल सोल पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास में है। ऐसा कब होता है? अगर प्रधानमंत्री, समझ लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसे आप मंत्रिपरिषद बोल रहे हो, उसमें मिनिस्टर है और उसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कोई भी डिसीजन इसमें ले लिया, ठीक है, जब ये कोई भी डिसीजन लेगा तो ये जितने भी मंत्री हैं उन्हें प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी, कैबिनेट की बात माननी पड़ेगी। अगर कोई भी विचारों में मतभेद होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री के बीच में कोई भी विचारों में मतभेद होता है, तो मंत्री क्या करेगा? जो प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा? अगर वो संतुष्ट नहीं है, मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो वो उसे त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मंत्री कहता है कि भाई मैं भी संसद में जो बैठा हूं वो भी जनता के द्वारा जीत कर आया हूं, मैं मिनिस्टर बना हूं, मैं आपको त्यागपत्र क्यों दूं? तो प्रधानमंत्री बोलेगा कि बेटा ठीक है, मुझे नहीं त्यागपत्र दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है, पप्पा जी के पास चलते हैं राष्ट्रपति के, और मैं उन्हें सिफारिश करता हूं कि आप उनको बर्खास्त कर दे अगर आप त्यागपत्र नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास में ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि ये मंत्री मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं इसके कार्यों से संतुष्ट नहीं हूं, त्यागपत्र ये दे नहीं रहा है, तो आप इसे बर्खास्त कर दो। और राष्ट्रपति के पास में उसे बर्खास्त करने की पावर भी होती है। इस शक्ति का प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सिद्ध कर सकता है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों के घर में सामूहिक उत्तरदायित्व का बार बार क्यों शब्द आ रहा है, क्यों वर्ड आ रहा है? ठीक है, वर्ड का मतलब है सामूहिक, जो भी पूरी मंत्री की मंत्री परिषद है, अगर एक मंत्री भी यहां से अलग जाता है, एक मंत्री भी जाता है, तो ये सामूहिक नहीं हुआ ना भाई। एक मंत्री भी अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो सामूहिक कहाँ हुआ? और जब तक ये सामूहिक एक इकट्ठे नहीं होंगे, एक ही सुर में नहीं रोएंगे, एक ही सुर में काम नहीं करेंगे, सभी की एक ही राय नहीं बैठेगी, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व बनेगा कैसे? ठीक है, तो अगर एक ही मंत्री भी इधर उधर चलता है तो उसे
बाहर निकालने का या फिर त्याग पत्र देने का प्रोविजन इसीलिए रखा गया है, बर्खास्त करने का इसीलिए रखा गया है कि एक भी मिनिस्टर अपनी मर्जी से इधर उधर ना भागे और सभी के सभी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व तो बना रहे लोकसभा के प्रति। ठीक है। भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं इसके प्रति में, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? भीमराव अंबेडकर ने पाया कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सहायता से कैसे किया जा सकता है? मान लो कि आप लोगों का ये मंत्री परिषद है, ठीक है, उसमें जो है मंत्री बात नहीं मान रहे हैं, तो अभी तीसरी जगह जा रहे हो, आप राष्ट्रपति के पास में जा रहे हो कि साहब ये मेरी बात नहीं मान रहा है, आप इसे बर्खास्त कर दो। तो भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि अगर जो मंत्रियों को नियुक्त करना, मंत्रियों की नियुक्ति करनी, उन्हें नामित करना और उन्हें बर्खास्त करने की शक्ति अगर प्रधानमंत्री को दे दी जाएगी या फिर एक ऐसा कार्यालय बना दिया जाएगा जिसमें यह शक्ति निहित होगी, तो राष्ट्रपति को सलाह देने की जरूरत नहीं है कि इसे आप बर्खास्त कर दो। जो भी इस मंत्री परिषद से अलग भागेगा, उसके जो मत हैं वो पूरी परिषद के डिसीजन जो लिया है उसके खिलाफ होंगे, उसके विरुद्ध होंगे, तो प्रधानमंत्री खुद ही उन पर कार्रवाई कर सकता है, एक्शन ले सकता है, उसे राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब उत्तरदायित्व का यही निकल कर आता है कि पूरी मंत्री परिषद में कोई भी व्यक्ति इधर उधर ना भागे, उसका जो है एक तरीके से कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबल हो वो लोकसभा के प्रति सभी के सभी होने चाहिए, एक भी इधर उधर ना भागे। और जो भी एक भी इधर उधर भागेगा तो उसे त्याग पत्र देकर भगा दो, लेकिन कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति वो आप लोगों की होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, भाई ब्रिटेन से ही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हमने, अगर हम ब्रिटेन से इसकी तुलना ही ना करें तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो ब्रिटेन में और भारत के मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है ये हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा साइन किया जाता है। यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सीखते नहीं है। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक, राजा कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने कोई भी आदेश दिया, आदेश देने के बाद में जो मंत्री होगा उसे इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो पहले साइन करेगा। ठीक है, ये साइन कर दिए। तो यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व तो मंत्री पर होगा। जो राजा ने आदेश, वहां का जो एक तरीके से राजा होता है, पता है ना, वहां पर राजा बनते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनते हैं, और दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटे के बाद पोता बनेगा, वहां पर वंशानुगत राजा बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होता है? गणराज्य है। गणराज्य का मतलब जो राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो भी चुनकर आएगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो राजा यानी कि राष्ट्रपति, वहां का जो राजा होगा, वो कोई भी आदेश देगा तो मंत्री सबसे पहले उस पर साइन करेगा, पहली चीज। और अगर वो आदेश संविधान का उल्लंघन भी करेगा, कानून का उल्लंघन भी करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी उस मंत्री की होगी जिसने साइन किए हैं। हमारे यहाँ तो मंत्री निकल कर भाग जाते हैं, बेचारे राष्ट्रपति को फंसाए बैठे हैं सारे के सारे, और ऊपर से संविधान संशोधन 42वां करके ये बोल दिया कि मंत्री परिषद की जो सलाह राष्ट्रपति को होगी वो बाध्यकारी होगी। सबने किसे कर दिया? राष्ट्रपति को फंसा दिया ना सबने। लेकिन वहां का जो राष्ट्रपति है, राजा है, वो नहीं फंसा है, उसने मंत्री को फंसा दिया। यहाँ पर उसने कह दिया बेटा साइन करो, साइन करने के बाद में कोई भी कानून का उल्लंघन होता है तो तुम जिम्मेवार हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है। अगर मंत्री ने साइन कर दिए और कोई कानून का उल्लंघन हो गया, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया, तो बेटा आ जाओ न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देगा कि ठीक है मुर्गा बन जाओ यहाँ पर। समझ में आ गई बात? ब्रिटेन में यह मुहावरा विधि रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। उनका मानना क्या है? उनका मानना यही है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। देखो सोच का कितना बड़ा अंतर होता है। एक सोच के बारे में आप लोगों को बताता हूं। जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, वो अपने आप को बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनसे अलग मानते हैं। और उनका एक सिद्धांत है, उनका कहना यह है कि हम बाकी दुनिया के लोगों से अलग हैं और हमें धरती पर भगवान ने एज ए राजा या एज ए क्या बना के भेजा है, एक तरीके से रूल करने के लिए हमें भेजा गया है। राजा बनाकर बाकी जनता पर रूल करने के लिए भेजा गया है, और हम एक अवतारित पुरुष है, बाकी लोगों से अलग है। ये इनकी सोच में है। समझ में आ रही बात? और जब इनकी सोच में यह है, तो क्या ब्रिटेन ने एक तिहाई दुनिया पर, मतलब दो तिहाई दुनिया, एक तिहाई नहीं, पूरे लगभग तीन तीन गुना जो हिस्सा था भारत, मतलब पूरी दुनिया का, क्या उस पर राज नहीं किया? ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सा एक तरीके से कॉन्टिनेंट था जहां पर ब्रिटेन का राज ना हो? भारत पे, चाइना पे, सब पे क्या था? ब्रिटिश ब्रिटिश रूल था।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जैसी आप लोगों की सोच होगी वैसे ही आप काम करोगे और वैसा आप निश्चित रूप से कर लोगे। क्योंकि ये साबित कर दिया है, अगर इन्होंने अपने आप को राजा माना है तो ये सच्चाई है कि इन्होंने दुनिया पर राज किया है। अगर ये अपने आप को इस तरीके की सोच लेकर ना चलते तो क्या दुनिया पर राज कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसलिए जो भी आप सोचते हो, इसलिए बोला जाता है कि आप अच्छा सोचें, जो भी आप सोचते हो वही तुम्हारे विचारों में आ जाता है, और भगवान भी कहीं ना कहीं उसे ही चीजों को सपोर्ट करने लगता है, और आप लोगों को वहां पर क्या मिलने लगती है, सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को अपने जो विचार हैं वो बहुत अच्छे रखने चाहिए और उच्च रखने चाहिए। बोला भी जाता है, हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि सिंपल, साधारण जीवन और उच्च विचार। आप लोगों का जीवन जीने का जो तरीका होना चाहिए वो साधारण होना चाहिए, लेकिन विचार इतने बड़े हों कि कोई सुने तो बोले कि विवेकानंद को क्या मान रहे थे, बहुत बांध रहे थे ना कि ये तो ऐसे ही है, पगड़ी बांध के आ गया। लेकिन जब उन्होंने स्पीच दी तो आज भी उनकी स्पीच की जो दुनिया है वो कायल है। अंत में उससे न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो वहां के जो राजा होगा उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता इस बात पर कि उसने कोई आदेश कानून के उल्लंघन के लिए पारित कर दिया। जबकि भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक या कानूनी जिम्मेवारी का कोई उपबंध है ही नहीं है। हमारे मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को पकड़ो, उसी ने दिया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे करे। हमारे यहाँ पर होता है हस्ताक्षर, कोई मंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री तक नहीं करता है। जबकि इवन राष्ट्रपति को दी गई सलाह भी कोर्ट में जांच में नहीं रखी गई है। राष्ट्रपति की जो जांच सलाह दी गई है, एक ही तरीका था मंत्रियों का या इनके फंसने का, ताकि भ्रष्टाचार रुक सके, ये ऐसी गलत चीजें पास ना हो, देश के हित में चीजें चलें, कि इसे कोर्ट में बुलाया जाता। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो भी कोर्ट से बाहर रख दी। मतलब उस पर भी ये बच गए लोग। समझ में आ रही है बात? अब इनकी हम संरचना के बारे में बात करते हैं, मंत्रियों की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। संरचना के बारे में मैंने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें काफी चीजें डिस्कस करी थी, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। आज हम इसकी जो है पॉइंट टू पॉइंट संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो पढ़ने वाले हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहली चीज आप लोगों को यह समझ लेनी है, जिनके मध्य जो अंतर होता है वो उनके पदक्रम को लेकर, वेतन या राजनीतिक महत्व के आधार पर किया जाता है, कि ये मंत्री अलग है क्यों, क्योंकि इसका पदक्रम अलग है, ये मंत्री अलग है क्योंकि इसका वेतन अलग है, या फिर ये मंत्री अलग है क्योंकि इसके राजनीतिक महत्व अलग है। इसके बेस पर तीनों मंत्रियों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। इन सभी का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ये मैंने आप लोगों को बात बता दी थी, जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी होता है। ठीक है, यानी कि ये प्रधान होता है, ये भी मंत्री है। भाई प्रधानमंत्री कौन है तो मंत्री ना, उसके बाद में इसे प्रधान बना दिया गया इन सब का, तो इसका नाम प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन डीएनए से तो ये मंत्री है ना। केंद्रीय मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। जब ये हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं या केंद्रीय मंत्रियों की बात करते हैं, इनके पास में कुछ महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री होती है। जैसे गृह मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, कहीं पर भी देश में कुछ भी चीजें घटित हो जाए, कोई बम धमाका हो गया, कोई टेरर अटैक हो गया, तो किसे पकड़ा जाता है, गृह मंत्रालय। भाई घर में तुम्हारा भारत क्या है, तुम्हारा घर है ना, तो तुम क्या कर रहे थे, सब सारी चीजें हो रही थी। होता क्या है, आप लोगों ने एक चीज देखी है कि जो पश्चिम बंगाल की जब अब बात आती है तो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है उन पर एक आरोप लगाया जाता है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बांग्लादेश से घुसपैठियों को एंट्री करा रही है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये सवाल भी उठता है कि भाई जब वो एंट्री करा रही है घुसपैठियों की, लेकिन गृह मंत्रालय तो आपका है ना, और बॉर्डर पे सिक्योरिटी जो फोर्स है, बीएसएफ है, वो तो आपकी लगी हुई है। तो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को अंदर बुलाया कैसे, ये एक हमारे भी समझ में बात नहीं आती है। ठीक है, जब केंद्र सरकार तो वहां की सुरक्षा कर रही है तो वो अंदर बुला कैसे रही है? समझ में आ रही है बात? ये राजनीति होती है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। गृह मंत्रालय किसके पास होगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। रक्षा मंत्रालय राजनाथ के पास है, पता ही है आप लोगों को। वित्त मंत्रालय हमारी आंटी हैं निर्मला सीतारमैया जी, सीतारमन जी। विदेश मंत्रालय है, ठीक है, कौन है इसका बताओ आप, किसके पास में है, जयशंकर के पास में। अन्य मंत्रालय है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती हैं ये किसके पास में होती हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास में होती है। ये कैबिनेट सदस्य होते हैं और उनकी बैठक में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर होती है। इसका मतलब समझिए, ये क्या होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो भी मंत्री परिषद की बैठक होती है
कैबिनेट की बैठक होती है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, 131वां संविधान संशोधन 2026 क्या हुआ, उसे अप्रूवल मिल गया, किसका, मंत्रिपरिषद का, कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया। तो ये जो 131वां संविधान संशोधन है, ये क्या करेगा, 33% तो महिलाओं को आरक्षण देगा लोकसभा के अंदर। जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। अब कितनी है, 543 से कितनी कर दी जाएंगी, 850 कर दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि देश के लिए ये जो फैसले लिए हैं ये बहुत अहम फैसले हैं। समझ में आ रही है बात, तो ये बहुत अहम फैसले हैं। तो इसलिए ये बोला गया है कि जो कैबिनेट सदस्य होते हैं ये उनकी बैठक में भी भाग लेते हैं और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के अंदर जो भी फैसले देश के लिए लिए जाते हैं इनका अहम रोल होता है, और यही कारण है कि उत्तरदायित्व की परिधि में संपूर्ण सरकार, केंद्र सरकार पर इनकी क्या होती है, एक फैसले का इनका असर होता है। उसकी परिधि में ये सारे के सारे जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं। राज्य मंत्री की जब हम बात करते हैं, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्रियों का मंत्रालय या विभाग स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो फलाना मंत्री है, स्वतंत्र प्रभाव है उसके पास में। स्वतंत्र का मतलब उसके पास में जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसके ऊपर फैसले स्वतंत्र आजादी से ले सकता है, उस पर किसी की एक तरीके से कंट्रोल नहीं चलेगा कि इस काम को ऐसे करना है। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जाएगी, लेकिन उस समय पर कोई किसी से पूछकर नहीं करेगा अपने काम को। बाद में अगर गलत होता है तो आप उसे बुलाकर जो है उसे त्यागपत्र ले सकते हो, वो अलग मैटर है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है, या तो उन्हें स्वतंत्र प्रभाव दिया जा सकता है। किरण रिजिजू जी राज्य मंत्री है ना, राज्य गृह मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, आप लोगों ने स्पीच उनकी सुनी भी होगी, कई बार बोलते रहते हैं वो लोकसभा के अंदर। सहयोग के मामलों में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों के विभाग का प्रभाव दिया जा सकता है। वो क्या कर सकते हैं, या तो स्वतंत्र प्रभाव दे देंगे उन्हें, प्रभार दे देंगे, या इसे सही कर लेना, स्वतंत्र प्रभार हो गया है, ठीक है। तो या तो उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा, या फिर कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनके सहयोगियों के रूप में कि भाई चलो ठीक है, स्वतंत्र प्रभाव ज्यादा नहीं है, एक काम करते हैं आप इनको इनके पास में दे देते हैं, इनकी हेल्प कराओ थोड़ी सी, ठीक है। तो सहयोग के मामलों में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों व विभागों का प्रभाव भी दिया जा सकता है, या मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य उन्हें सौंपा जा सकता है कि भाई ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी पॉलिसी है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है हमारा, इस पर काम करना है, हमें थोड़ा टाइम नहीं है, तो आप एक काम करो, ये जो काम है ये सेपरेटली आपको दिया जाता है और आप जो है इस पर थोड़ा सा काम करो, हमारी हेल्प करो। दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की तरह पूरी शक्ति और स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल ही होती है, लेकिन रैंक में थोड़ा सा इसे 2 नंबर पर रख दिया जाता है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, न ही उनकी बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, सदस्य नहीं होते हैं कैबिनेट के, और उनकी जो बैठक होती है उसमें वो भाग भी नहीं लेते हैं। वे तब तक बैठकों में नहीं जाते हैं जब तक उनके मंत्रालय से संबंधित कार्य के लिए विशेष रूप से उन्हें बुलाया नहीं जाता। ठीक है, थोड़े से रॉयल किस्म के हैं, मतलब दूसरी तरीके से कि जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाएगा कि भाई आपका जो काम है ये आप लोगों ने किया नहीं किया, उसकी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई या नहीं निभाई, उससे रिलेटेड जब तक उन्हें बैठकों में नहीं बुलाया जाता है तो उन्हें अधिकार नहीं होता कि वो बैठकों में जाकर पार्टिसिपेट करें। तीसरे नंबर पर हमारे उपमंत्री आते हैं। उपमंत्री की जब हम बात करते हैं, इनमें मामलों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, इन्हें कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। इन्हें कैबिनेट राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्रियों को किसके साथ में लगा दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में लगा दिया कि भाई ठीक है, इनके साथ में रहो, थोड़ा सा काम वाम सीखो और थोड़ा सा इनकी हेल्प भी करो। चीजें जब सीख जाओगे तो अब आपको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, चीजें आ जाएंगी आप लोगों को भी। तो जब उप मंत्री की बात करते हैं तो इन्हें कहाँ पे लगा दिया जाएगा, राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा। यानी दूसरे वालों को तो फर्स्ट वालों के काम में लगा दिया, और इनकी सहायता के लिए स्टेट मिनिस्टर की सहायता के लिए उपमंत्री को लगा दिया। समझ में आ रही है, एक हायरार्की बन गई ना, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर और उपमंत्री। ठीक है, तो ये इसकी हेल्प करेंगे, ये इसकी हेल्प करेंगे, और ये देश के निर्णय में जो कैबिनेट की बैठक होती है, मीटिंग होती है, ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और देश के हित में जो है ये फैसले लेते हैं जल्दी से। यह न तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, न ही उनकी बैठक में भाग लेते हैं। मंत्रियों की एक और श्रेणी होती है, देखो 3 तो हमने पढ़ ली, एक और श्रेणी होती है जिन्हें संसदीय सचिव भी कहा जाता है। इसे भी याद रख लेना, पूछ सकता है। संसदीय सचिव कौन होते हैं, वह मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं। उनके पास न तो कोई विभाग होगा,
ठीक है, वह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। जो वरिष्ठ मंत्री हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम करने में भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो एक काम करते हैं कि भाई सचिव के रूप में इन्हें दे दो। आप जानते हो यार, जितने भी आईएएस हैं, सचिव हैं, ये सब किसके लिए, मंत्रियों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी हेल्प के लिए इन्हें रखा जाता है। हालांकि 1967 से राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। 1968 के बाद में अभी तक कोई भी जो सचिव है वो नियुक्त संसदीय सचिव किया ही नहीं गया है। ये याद रखना, कोई भी एक्सेप्शन चीज होती है तो पूछ ली जाती है। कई बार मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री अधिकतर राजनीतिक कार्यों से नियुक्त किए जाते हैं। जो मंत्री परिषद होगी उसमें आप जानते हो उप प्रधानमंत्री का कुछ भी नहीं है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैं देवीलाल मामला आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसकी शपथ को लेकर इसीलिए जो न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि ये जो शपथ है ये लीगल नहीं है, असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रोविजन है नहीं है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री है उसका कोई प्रोविजन आप लोग जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं है, तो फिर उन्हें बनाया क्यों जाता है? तो बनाया सिर्फ इसलिए जाता है, इसके कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, पावर इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, फैन फॉलोइंग इसकी भी उतनी है, उसकी भी उतनी है। तो एग्जाम्पल कहाँ का लो, यूपी का लो। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, योगी जी महाराज। अब दोनों क्या की फैन फॉलोइंग या थी, दोनों की इक्वल पावर थी, ठीक है। अब इक्वल पावर थी तो मुख्यमंत्री किसे बना दिया जाए? मुख्यमंत्री बनाने में दिक्कत होगी, तो मुख्यमंत्री इसे बना दो और उप मुख्यमंत्री इसे बना दो। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था ना 1989 में। देवीलाल को सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही, चलो यार ये भी खुश हो जाएगा और प्रधानमंत्री का पद तो हमें मिल ही गया। तो इसलिए जो है राजनीतिक कार्यों से उप प्रधानमंत्री को बनाया जाता है और कोई विशेष कार्य इसका नहीं होता है। तो कई बार इसे मंत्रिपरिषद में जो जगह है वो दे दी जाती है, वरना इसका इतना कोई कार्य नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने उप मंत्री पढ़े, जो राज्य मंत्री की हेल्प के लिए लगाए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर पढ़े, जिनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री लगाए जाते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव भी उनके पास में होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों की गुलामी करेंगे या उनकी हेल्प के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी ने सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए प्रधानमंत्री को क्यों रिस्पॉन्सिबल बताया, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी हमने देखा। इसके पहले लेक्चर में हमने सामूहिक उत्तरदायित्व देखा था, लेक्चर 2 में। तो इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद अच्छी प्रकार से समझनी है तो आप लोगों को करना क्या है, तीनों लेक्चर को अच्छे से देखना है। क्योंकि जब आप पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटता नहीं है और ना ही छूटेगा, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे ना, चाहे वो घुमा के दे और चाहे वो सीधा सीधा दे दे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप लोग नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।